नमस्कार। एक कहानी रोज के इस दूसरे एपिसोड में, दूसरे वीडियो में, दूसरी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी हम आपको ले चलेंगे देश से बाहर, अफ्रीका में। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक विश्व के लगभग एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपीय के लगभग सभी देशों पर यूरोपीय शक्तियों जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि का शासन था। ये देश उनके उपनिवेश थे, गुलाम थे, आम भाषा में कहा जाए तो। भारत को आजादी मिली 1947 में, और उसके बाद क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय शक्तियां थी वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनके लिए उपनिवेशों को और रखना घाटे का सौदा था। धीरे धीरे सारे उपनिवेश आजाद होने लगे थे। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और उसके आसपास हम देखते हैं कि लगभग 60 के दशक तक अफ्रीका के देश भी आजाद होने लगे थे, हो रहे थे धीरे धीरे। ऐसे ही 1957 में, मार्च 1957 में अफ्रीका का एक देश आजाद हुआ था, नाम था घाना। घाना को जब तक वो आजाद नहीं हुआ था, उस पर भी ब्रिटिश अंग्रेजों का ही शासन था। घाना पर भी, घाना के अंग्रेजों के टाइम में उन लोग जो अंग्रेज शासक थे वो घाना को गोल्ड कोस्ट कहा करते थे, गोल्ड कोस्ट। और जबकि आजादी के बाद घाना ने अपना पुराना नाम घाना रखा। जैसे भारत अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, जम्बू द्वीप के नाम से भले ही प्रसिद्ध हो, लेकिन अंग्रेजों ने उसका नाम क्या रख दिया? इंडिया। तो इंडिया चलते रहा। भारत के संविधान में आज भी है इंडिया, दैट इज भारत। तो इसी तरह से गोल्ड कोस्ट मार्च 1957 में आजाद हुआ और बन गया घाना। घाना के पहले राष्ट्रपति थे घाना के स्वतंत्रता आंदोलन के अत्यंत ही लोकप्रिय नेता क्वामे नक्रूमा। क्वामे नक्रूमा घाना के पहले राष्ट्रपति थे, मजबूत लीडर थे, अच्छे लीडर थे। और वो सिर्फ घाना ही नहीं, समस्त अफ्रीका में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, यानी आजादी, अफ्रीका के अन्य देशों में भी आजादी और सभी अफ्रीकी एकता इत्यादि के लिए काम करते थे। अच्छे कद के, बड़े कद के नेता थे, अच्छे नेता थे क्वामे नक्रूमा। कहानी में आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम आपको उपनिवेश के युग में ले जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए। देखिए, उपनिवेश गुलामी के दौर में सभी देशों का जम के शोषण हुआ था। आप अपने ही देश को देख लीजिए ना। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत जब आजाद हुआ तो भारत की गरीबी की क्या स्थिति थी? हमारे पास अन्न नहीं थे कि हम अपने लोगों को खिला सके आजादी के बाद। ये उपनिवेश का नियति थी कि जो देश इस पर राज कर रहा है वो अपने गुलाम देशों का इस कदर शोषण करते थे। वो आए ही थे, शासन नहीं करते थे शोषण करने के लिए। लेकिन ये जो अफ्रीका के देश हैं उन पर कुछ ज्यादा ही बुरा असर हुआ था। उनकी स्थिति ऐसी थी, उसका उदाहरण देखना है तो आप अफ्रीका का नक्शा उठा के देख लीजिए। आप देखिएगा किसी भी, जैसे कहीं और का आप नक्शा देखिएगा तो नक्शे में कभी भी सीधी रेखाएं नहीं होती, तिरछी, वक्रीय, कर्व जैसी रेखाएं होती है। क्योंकि जो आमतौर पे जो सीमाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं? नदी का हो गया, पहाड़ का हो गया, प्राकृतिक सीमाएं कभी भी सीधी रेखा में नहीं होती। आप अफ्रीका का नक्शा उठा के देखिए, उसमें आपको अधिकांश सीमाएं दिखेंगी सीधी रेखा में एकदम दिखेंगी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अफ्रीकी शक्तियां जब अफ्रीका का कब्जा कर रही थी अपना अपना उपनिवेश बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, तो वो कॉन्फ्रेंस रूम में, मीटिंग हॉल में बैठ के नक्शे पर स्केल से लाइन खींच देती थी कि चलो ये तुम्हारा हो गया, इतना तुम कब्जा कर लो, इतना हम कब्जा कर लेते हैं। ये बुरी स्थिति थी अफ्रीका की। तो अफ्रीका के ही एक देश गोल्ड कोस्ट को आजादी मिली मार्च 1957 में। उस आजादी के बाद उसने अपना नाम रखा घाना, और घाना के पहले राष्ट्रपति थे क्वामे नक्रूमा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी देश जब आजाद होता था तो उसके नेता की एक प्रमुख चिंता होती थी कि हम सिर्फ कागज पर ही आजाद नहीं हो, वास्तव में आजाद हो। वास्तव में आजादी का क्या मतलब है? कि आजादी के बाद भी जो सरकारी संस्थाएं होती थी, जो सरकार के उच्च पद होते थे, उस पर अक्सर विदेशी लोग ही काबिज रहते थे।
ये होता था कि लंबे समय से वही उस पर काबिज है, और स्थानीय जो देश के लोग हैं उनको वो एक्सपोजर या उनको वो अनुभव नहीं होता था कि जो देश चलाने, देश की जो संस्थाएं हैं जो देश को चलाती हैं, उनका अनुभव नहीं होता था। उसके लिए उनके पास पर्याप्त एक्सपोजर या योग्यता में कमी होती थी। और अगर देश के नेता के सामने ये प्रश्न रहता था कि अगर एक ही बार में सारे यूरोपियंस को हटा दिया जाए, सारे विदेशियों को हटा दिया जाए, तो जो सरकारी संस्थाएं हैं कहीं वो नाकाम ना हो जाए, फेल ना हो जाए, सरकारी तंत्र कहीं बैठ ना जाए। आप उदाहरण के लिए अपने ही देश को देखिए ना। भारत को आजादी मिली है 1947 में, लेकिन भारत को पहला भारतीय थल सेना अध्यक्ष, आपने नाम सुना होगा, भारत के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। कब बने थे? करियप्पा सर बने थे भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष 1949 में। मतलब कि भारत में भी आजादी के लगभग 1.5 साल तक, यानी कि 15 जनवरी 1949 तक भारत के सेना अध्यक्ष भी अभी तक अंग्रेज ही थे। भारत को पहला भारतीय सेना अध्यक्ष 15 जनवरी 1949 को मिला था जनरल करियप्पा के रूप में। देखिए, हम आपको कहानी सुना रहे हैं, लेकिन इस कहानी के बीच में कई आपको ऐसे फैक्ट मिल रहे हैं जिसको आप चाहें तो नोट करते चले। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं तो इन कहानियों में आपको कई ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में कई बार सीधे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं। हमने आपको जो पहली कहानी सुनाई थी, पंडित नेहरू, जल, उषा और नारियल, उसमें भी आपको तमाम ऐसे परीक्षोपयोगी तथ्य मिले होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे भी इतिहास की ऐसी कई कहानियां आएंगी और सब में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट मिलेगा। देखिए, कहानियां सुनने से होता क्या है कि चीज हल्के फुल्के ढंग से चीज आपको याद हो जाती है, फैक्ट आपको याद आ जाते हैं। तो कहानियों का तो आनंद लीजिए ही लीजिए, लेकिन अगर कुछ फैक्ट मिल रहा है तो जरूर उनको नोट करते चलिए, पता नहीं कब काम आ जाए। खैर, तो यही चिंता थी क्वामे नक्रुमा की भी, कि उनके देश में आजादी के बाद भी अधिकांश, लगभग सभी सरकारी संस्थाओं के उच्च पदों पर यूरोपीय ही काबिज थे, और उनको लगता था कि मुझे अपने देश के अधिकारियों से अपनी सरकारी संस्थाओं का निर्माण करना है, ताकि मेरे देश के लोग हमारे देश को चलाएं। मेरा देश कागज पर तो आजाद घोषित हो चुका है, वास्तविक रूप में वास्तविक आजादी पाए। क्वामे नक्रुमा की 1958 में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में भेंट हुई पंडित नेहरू से। भारत को आजाद हुए अब तक 11 साल बीत चुके थे, 10-11 साल हो गया था। 47 में आजाद हुआ है, 1958 तक। भारत तब तक वैश्विक स्तर पर अपनी सुदृढ़ सरकारी संस्थाओं और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की साख बना चुका था, धाक बना चुका था, और नए नए आजाद हुए अफ्रीका और एशिया के देशों में एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ये सब के माध्यम से एक स्वाभाविक नेता के तौर पर उभर रहा था। पंडित नेहरू से भेंट हुई क्वामे नक्रुमा की। नक्रुमा साहब ने रिक्वेस्ट किया कि नेहरू जी, हमारे देश में आप अपने कुछ अधिकारियों को भेजें जो एक तो हमारे देश में सरकारी संस्थाओं का निर्माण कर सके और दूसरे साथ ही साथ हमारे लोगों को ट्रेन भी कर सके, ताकि हम अपने स्वदेशी संस्थाएं बनाएं, स्वदेशी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम विकसित कर पाए। नेहरू जी तुरंत तैयार हो गए, बोले कि ठीक है। तो भारत से कई वरिष्ठ अधिकारी घाना सरकार की सेवा में भेजे गए। चूंकि ये अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होते थे और वहां वरिष्ठ पदों पर कार्य करते थे, तो इनकी जाहिर सी बात है, जो होस्ट कंट्री है, जो घाना के राष्ट्रपति हैं क्वामे नक्रुमा साहब, उनसे नजदीकी ज्यादा होगी। ये उच्च अधिकारी थे, उच्च पदों पर कार्य करते थे, उनकी सरकार के लिए, उनकी सरकार की संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे, तो इनकी राष्ट्रपति महोदय से इनकी नजदीकी स्वाभाविक थी, वो तो थी ही। एक दिन क्या हुआ कि इन्हीं में से एक अधिकारी को राष्ट्रपति नक्रुमा ने बुलाया, अपने मिलने के लिए बुलाया। नक्रुमा साहब ने इनसे कहा, देखिए, ये जो जिन अधिकारी को उन्होंने बुलाया था उन्हीं की लिखी हुई किताब से मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं। तो उन्होंने, नक्रुमा साहब ने इनसे कहा कि मिस्टर, मैंने सुना है कि आपके देश भारत में, देखिए, नक्रुमा साहब लंबे समय तक अविवाहित रहने के बाद हाल में ही शादी किए थे और उनको एक बेटा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, हर बाप की तरह वो भी अपने बेटे के बारे में चिंतित थे। उन्होंने हमारे जो अधिकारी थे, भारतीय अधिकारी थे, उनसे कहा कि मिस्टर, मैंने सुना है कि आपके देश में ज्योतिष एक बहुत विकसित विज्ञान है
तो क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? आप मेरे बेटे की कुंडली भारत से बनवा के मंगवा दीजिए, और साथ ही साथ उसको ये कुंडली उसके भविष्य के बारे में क्या बताती है ये भी पढ़वा के मंगवा दीजिए। मतलब क्या कि विदेश का राष्ट्रपति भारत के एक अधिकारी से अनुरोध कर रहा है कि भाई मेरा बेटा हुआ है, इस बेटे का जन्म पत्री, जन्म कुंडली, जो भी आप कहें वो, और उसका जो रीडिंग है, उसकी जो माने कि ये जन्म पत्री उसके भविष्य के बारे में क्या बताती है, ये तुम मेरे लिए बनवा के मंगवा दो। ये अधिकारी क्या करते हैं? राष्ट्रपति खुद अनुरोध कर रहा है। उन्होंने उनके बेटे की जन्म तिथि ली, तिथि और समय, और साथ में घाना की राजधानी अक्रा का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है वो लिया, और उसको डिप्लोमेटिक बैग से, मतलब कि ऑफिशियल चैनल के माध्यम से भारत को भेजा गया। भारत में मंत्रालय के जो अधिकारी थे वो दिल्ली के सबसे बड़े ज्योतिषी को पकड़े, उनसे ये जो जन्मपत्री बनवाई, और उसकी जो रीडिंग्स कि ये जन्मपत्री उसके भविष्य, बेटे के भविष्य के बारे में क्या बताती है, वो रीडिंग को पूरा डिटेल में लिखा और लिखवाया, और इसे वापस घाना भेज दिया। जिन अधिकारी ने से उन्होंने कहा था वो पूर्णतः गोपनीय ढंग से उन्होंने ये काम को एग्जीक्यूट किया, और फिर उनका वो लिफाफा में ये जो आई थी उसको एक लिफाफे में डाला और ले जाके उनको नकरूमा साहब को दे दिया। जन्मपत्री में क्या था कि भविष्यवाणी बेटे के बारे में अच्छी बातें थी, सब कुछ अच्छा था। बस एक चीज उसमें ये थी कि जन्म के 7वें साल में बेटे के जो सितारे हैं, बेटे के जो स्टार हैं, वो उसके पिता पर, देखिए ये मामला गोपनीय हुआ था, तो शायद जो ज्योतिष थे उनको भी नहीं पता होगा कि किसका है। उन्होंने तो बस जन्मपत्री बनाई और उसको रीडिंग करके भेज दी। उसमें था कि जन्म के 7वें वर्ष में जो बेटे के सितारे हैं, बेटे के जो ये है जन्मपत्री है, वो बता रही है कि ये इसके पिता पर कोई भारी संकट आएगा, पिता के पास जो भी शक्तियां हैं वो छीन सकती हैं, और यहां तक कि पिता की मृत्यु भी हो सकती है। खैर जो भी हुआ, बात आई गई हो गई, राष्ट्रपति ने एक काम दिया, इधर के जो अधिकारी है उसने काम को एग्जीक्यूट किया, काम का जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट है, उसको राष्ट्रपति को वापस सौंपा, वापस अपनी ड्यूटी में लग गए। समय बीता, इन लोगों का टेन्योर जो है, जो समय है घाना में इनकी जितने दिन के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था, समय पूरा हुआ, ये लोग वापस दिल्ली आ गए। कई साल बीते। 1966 के महीने में, 1966 के फरवरी महीने में नकरूमा साहब, अभी भी उधर के राष्ट्रपति थे ही, वो विदेश की यात्रा पर निकले। वो थोड़ी देर के लिए दिल्ली भी रुके थे। दिल्ली में इन अधिकारी से मुलाकात हुई, और फिर यहां से वो पीकिंग, आज का जो चीन का जो राजधानी है, जो बीजिंग है, पहले पीकिंग के नाम से जाना जाता था, वो पीकिंग पहुंचे भारत के बाद। पीकिंग में जब वो थे तभी इधर खबर आई कि जब तक राष्ट्रपति देश से बाहर थे, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और इनको गद्दी से हटा के मिलिट्री ने राष्ट्र की सत्ता पर कब्जा कर लिया। नकरूमा साहब कभी भी उसके बाद घाना लौट नहीं पाए, क्योंकि सत्ता उधर जा चुकी थी, विरोधी सैन्य सत्ता स्थापित हो चुकी थी। नकरूमा साहब घाना नहीं लौटे। वो अन्य देशों में जो मददगार देश थे वहीं जाके उन्होंने शरण लिया, और काफी समय बाद, लंबी बीमारी के बाद उनका मृत्यु हो गई देश के बाहर ही। अब देखिए यहां पे आता है, ये जो अधिकारी अपनी किताब में लिखते हैं कि 1966 उनके बेटे का जन्म का 7वां साल ही था, जो कि उस जन्म कुंडली में, उस जन्म पत्री की रीडिंग में लिखा हुआ था। है ना मजेदार बात? देखिए मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष के बारे में बताना, या कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मवादी हूं। मैं कर्म सिद्धांत पे यकीन रखता हूं कि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत कितनी भी अच्छी हो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। मैं तो बस आपको ये जो श्रृंखला है, एक कहानी रोज की जो श्रृंखला है, उसमें भारतीय इतिहास या इतिहास के चुनिंदा रोचक प्रसंगों को आपको एक एक कहानी के रूप में सुना रहा हूं।
आप इस कहानी को अपने मनोरंजन के लिए सुनिए, आप तथ्यों के लिए सुनिए, एग्जाम में वो यूज आ जाने वाले फैक्ट्स के लिए सुनिए, आनंद के लिए सुनिए। बाकी आपकी मर्जी है। हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और मनोरंजक कहानी के साथ। अगली कहानी जो होगी वो भारत के पहले चुनाव से संबंधित होगी। बहुत ही मनोरंजक कहानी, बहुत ही रोचक कहानी। जल्दी हम लोग मिलेंगे उस वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।